0 आ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 आना ही था, आपने ही तो कहा था एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा, है ना। वाई कोऑर्डिनेट आएगा, आपका 0 आ रहा है, तो ये तो सही है ना, सही की अलामत है। 0 हर जगह बुरा थोड़ी होता है। आपने आर्यभट्ट जी ने तो उसकी डिस्कवरी की है। सुनो, इतना पार्ट हो गया, इंटीग्रेट हुआ, कितने लोगों से हुआ प्लीज बताएं जरा। 1 2 3, हसन बागरी तूने सॉल्व भी नहीं किया होगा। 4, अरे रे रे रे, अपने पास में जो यहां पर ध्यान से देखो जरा, इधर ए प्लीज इधर, लैम्डा कैसा है, आर, दोनों आर बाहर निकाल दे, तो लैम्डा आर स्क्वायर कांस्टेंट है। कॉस का इंटीग्रेशन करना है, कितना होता, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता, क्या होगा, साइन थीटा। लिमिट कहां से कहां, 0 से पाई, होल डिवाइडेड बाय यहां पर आर लैम्डा डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और थीटा पे लिमिट लगाएंगे पाई माइनस 0 दैट इज पाई। अरे हाँ या ना, पक्की बात है, सोच लिया। साइन 180 माइनस साइन 0, फौरन दिमाग में क्या चलना चाहिए, साइन थीटा का ग्राफ ऐसे करके, 0 पे भी 0, 180 पे भी 0, तो साइन 180 0 माइनस साइन 0, 0 माइनस 0, 0 इंटू समथिंग, 0 अपॉन समथिंग, तो फाइनली आंसर एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा। तुम लोगों ने यही तो कहा था कि एक्स सेंटर ऑफ मास कितना आना चाहिए, अपना को क्या मिलना चाहिए, वाई सेंटर ऑफ मास, मतलब यहां से जो इसका सेंटर ऑफ मास मिलना चाहिए वो यहां मिलना चाहिए। बेसिकली हमें तो पता है 2r/3 है, हमें तो पता है कितना है 2r/3, कैलकुलेट करके भी निकाल लेते। इस वाले में देखो r अपना कैसा, लैम्डा कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा यहां पर, लैम्डा साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस थीटा रखेंगे तो माइनस का कॉस पाई, माइनस ऑफ माइनस प्लस कॉस 0, तो कॉस 0 माइनस कॉस पाई, यही तो आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय यहां पर बताओ लैम्डा आर पाई, क्लियरिटी है या नहीं है, लैम्डा आर, कॉस 0 की वैल्यू माइनस कॉस 180 माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 2, लैम्डा ने लैम्डा को मारा आर की एक पावर यहां, तो यहां से आ जाएगा 2r/पाई। ये कौन आ गया अपना, वाई सेंटर ऑफ मास, यही तो निकाला था, अरे सॉरी पाई था 3 नहीं, 2r/पाई, वाई सेंटर ऑफ मास निकाल लिया। अब मुद्दा ये है कि इस टाइप के सेगमेंट अपने पास बहुत सारे हैं, 2-3 लेक्चर चाहो तो ये कर सकते हैं हम, या फिर पेज नंबर 216 पे सब कुछ लिखा हुआ है। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो बताओ, याद कर लोगे ऐसे ही या पूरा कैलकुलेट करके दिखाया जाए सारे, अरे हाँ या ना, याद कर ले जाएंगे हम, ओके चले। मुझे याद चाहिए एक एक सिंगल बंदे से, अगर कोई भी, ओए आकिल अगर याद नहीं निकले ये क्या करूंगा, खिड़की दिख रही है, निकाल तो पाएंगे ना, डिस्क हो जाएगी, सोचो डिस्क हो जाएगी तो वहां कौन सी मास डेंसिटी आ जाएगी, लीनियर की सरफेस, सरफेस, वहां पर लैम्डा की जगह सिग्मा यूज हो जाएगा, बाकी काम वैसे के वैसे ही। आर दूरी पे जाके एक सेगमेंट काटा जाएगा, dr लेंथ का, सॉरी एक रिंग काटा जाएगा, उसका मास ले लिया जाएगा, इंटीग्रेट मार दिया जाएगा, लिमिट लगा दी जाएगी 0 से लेके 180 तक, गाइडिंग इट और नॉट। हमें पता है कि तुम्हें नहीं समझ आया है, आया, पक्की बात, चाहो तो कैलकुलेट कर लो, चाहो तो तुम्हारे पास फॉर्मूले, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये कैसे करके आया कितना है, पहले तो यार इंपॉर्टेंट ही नहीं है चैप्टर, चैप्टर इंपॉर्टेंट है अपने लिए, आना ही नहीं है, एक आध क्वेश्चन बहुत रेयर केस में अगर आ जाए, धोखे से आ जाए तो आ जाए, वरना इससे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, तो क्यों इसमें ज्यादा दिमाग लगाए। कोलिजन आएगा ना, कोलिजन में दिमाग लगाएंगे, रोटेशनल आएगा 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, उसमें दिमाग लगाएंगे पूरा। क्या बोलता धर्मेंद्र, सही बात है। चलो अगला पॉइंट है अपना 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 3 महत्वपूर्ण परिणाम, परिणाम है कि नहीं,
3 महत्वपूर्ण परिणाम। मुद्दे की बात यह है कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, अगर किसी बॉडी पे F बराबर, नॉर्मली फॉर्मूला, अरे फॉर्मूला F बराबर, बचपन का तो यही फॉर्मूला, F बराबर ma। तो F बराबर ma में a क्या है, किसका एक्सेलरेशन, बॉडी का कि सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। F बराबर ma में एक्सेलरेशन किसका, तो अगर किसी बॉडी पर F 0 है, मास तो 0 नहीं है उसका, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 है। नहीं आया। इफ F एक्सटर्नल ऑन अ बॉडी इक्वल टू कितना, दैट मींस ma सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, नहीं समझ आया, यानी कि a सेंटर ऑफ मास कैसा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट नंबर 1। पहला रिजल्ट क्या आया कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो उसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होता है। सोचो एक्सेलरेशन होता क्या है, वेलोसिटी में चेंज, वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी में चेंज 0 है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज किसकी, पार्टिकल चल सकते हैं अंदर ही अंदर, लेकिन सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जिस रफ्तार से है उसी से ही चलती रहेगी। बातें क्लियर हो रही है। तो यहां से अगर मैं तुम्हें दिखाऊं कि dv सेंटर ऑफ मास बाय dt, एक्सेलरेशन को ऐसे ही तो लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना, अफरोज कहां ध्यान, कुछ भी नहीं आ रहा ना समझ, कुछ नहीं आ रहा तुमको, सच्ची में कुछ नहीं आ रहा। किसी चीज का डिफरेंशिएशन, तो वो चीज कैसी, तो यानी कि क्या हो गया, v सेंटर ऑफ मास कैसा हो गया, यानी कि वेलोसिटी अपनी चेंज। ये दूसरा रिजल्ट है। रिजल्ट नंबर 2, एक ही बात से समझ में आ रहा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स हमारा क्या है, रमशा छींक आ रही है, रुक गई, अगर एक्सटर्नल फोर्स कितना, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। सोचो कांस्टेंट का मतलब चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट का मतलब, अगर मैं कहूं इनिशियली, इफ इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसी है, और एक्सटर्नल फोर्स तो 0 है ही, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है और वेलोसिटी शुरुआती दौर में हमारी कितनी है सेंटर ऑफ मास की, तो बाद में भी कितनी रहेगी, यानी कि पोजीशन, इसको क्या लिख सकते हैं, dx सेंटर ऑफ मास अपॉन dt, ये क्या है, v को यही तो लिख सकते हैं। इसका मतलब x सेंटर ऑफ मास कैसा, कांस्टेंट, यानी कि फिक्स, वही रहेगा। इस बात का इंपॉर्टेंट रोल है। इस बात का इंपॉर्टेंट रोल क्या है, पहले तो मैं तुम्हें दिखाऊं, इन सारी बातों से तुम्हें समझ के आ रहा वो देख लो। कह रहे अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है बॉडी पे, अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, तो उसका एक्सेलरेशन कैसा रहेगा सेंटर ऑफ मास का, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी कैसी रहेगी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब कि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। सोचो जरा, अगर शुरुआत में 0 वेलोसिटी थी और एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो वो 0 ही तो रहेगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसी रहेगी, 0, यानी कि पार्टिकल जहां था, पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास, जो बहुत सारा सिस्टम है, कई सारे मासेस है, उनका सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। नहीं आया। मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, एक चुंबक लिया, एक चुंबक लिया, 2 चुंबक ले लिए, चुंबक जानते हो क्या होते हैं, मैग्नेट। 2 चुंबक ले लिए, अब इनको चुंबक को हमने छोड़ा, ऐसे रख दिया, एक का ये नॉर्थ पोल है, एक का ये साउथ पोल। जब हमने इसको छोड़ दिया, ऐसे रिलीज कर दिया, तो ये चुंबक क्या होंगे, ऐसे करके आएंगे। चुंबक इज डिफरेंट मास, ये वाला चुंबक इज डिफरेंट मास, ये वाला डिफरेंट मास, अलग अलग मास है। अब इनको जब मैंने छोड़ा तो कोई बाहरी फोर्स लग रहा है, ये इंटरनल फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है इसका, इंटरनल फोर्स की वजह से ये करीब आ रहे हैं। एक्सटर्नल कैसा है, एक्सटर्नल फोर्स 0, तो इनका एक्सेलरेशन जो सेंटर ऑफ मास, इनका खुद का सेंटर ऑफ मास होगा कहीं, कहां होगा, इसका और इसका 2 बॉडी है, इनका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यहां कहीं बीच में ही तो होगा, बीच में ही तो होगा इन दोनों के।
अब ये अपने इंटरनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा, आगे की तरफ आ रहे। शुरुआत में कैसा था, यहां सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था या चल रहा था, रुका हुआ था, ऐसे पकड़े हुए थे, रुका हुआ था। मैंने इसको छोड़ा, किसकी वजह से ये आगे बढ़े, इंटरनल फोर्स। एक्सटर्नल तो जीरो, एक्सटर्नल नहीं है, तो फिर इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का, वो वेलोसिटी जो होगी सेंटर ऑफ मास की, और वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी तो है ही नहीं, सेंटर ऑफ मास तो रुका हुआ था पहले, तो वेलोसिटी है इसकी। जब वेलोसिटी नहीं है सेंटर ऑफ मास की, ये पार्टिकल तो आगे आ रहे हैं लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं रुका हुआ रहेगा। अरे हाँ या ना, बैलेंसिंग जो लेंथ है, हो सकता है कि ये भारी है तो ये कम चलेगा, ये हल्का है तो ये ज्यादा चलेगा, लेकिन सेंटर ऑफ मास वहीं पर ही फिक्स रहेगा। गेटिंग इट और नॉट, समझ आ रही है बात। इंटरनल फोर्स की वजह से अगर कोई बॉडी हमारी चल रही है, बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है, तो कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। सेंटर ऑफ मास अपना रास्ता, अगर जो भी वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी रहेगी। अरे हाँ या ना, जो पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की, अगर वेलोसिटी हमारी जीरो है शुरुआत में, तो जो पोजीशन थी वही रहेगी। गेटिंग इट और नॉट, समझ आया। यही एग्जांपल तुम्हारा वहां पर भी यूज आता है कि एक हमारे पास बॉम्ब है, बॉम्ब को हमने ऐसे करके हवा में फेंका, शू प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था, एट द हाईएस्ट पॉइंट वो एक्सप्लोड हो गया। एक्सप्लोड किस वजह से, किस फोर्स से हुआ, इंटरनल फोर्स लगे, एक्सप्लोड हो गया। तो उनका जो भी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से ही तो वो आगे जाएगा। सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से वो क्या होगा। हो सकता है कि उसके अलग अलग पार्टिकल अलग अलग रास्तों पे अलग अलग जगहों पे जाएं। समझे क्या हुआ, जब वो एक्सप्लोड होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे, तो इस तरीके से बिखरा, अलग अलग पार्टिकल अलग अलग जगहों पे गए, लेकिन उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो अपनी जगह पे गिरेगा। गेटिंग इट, नहीं समझ आया, आया। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलेंगे तुमको अभी। ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एक्सटर्नल फोर्स कहाँ, वो तो वेलोसिटी की बात कर रहे थे ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी, और वो सारे पार्टिकल्स अपने अपने भाग रहे थे, सारे पार्टिकल जो भाग रहे थे वो उसकी वजह से, तो जो वेलोसिटी इन पार्टिकल के भागने की वजह से आ रही थी वही। तुम्हारा जो मतलब है वो ये है, जैसे अगर अपना ट्रेन में बैठे हुए हैं, ठीक, तो ट्रेन में बैठे हुए हैं और हमारे पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो वही सारे मोशन हो जाएंगे। एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कैसा, जीरो, सेंटर ऑफ मास का वही एक्सेलरेशन जीरो ही रहेगा। वेलोसिटी तुम्हारी कैसी रहेगी, कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे तुम एक और चीज़ ले सकते हो, मैग्नेट के अलावा तुम चाहो तो बॉम्ब का ही केस है, कुल्हाड़ी का भी केस है। कुल्हाड़ी का केस तो खैर दूसरे लेवल पे आ जाएगा, बॉम्ब का केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा तुम्हारे लिए। बॉम्ब एक्सप्लोड करा हाईएस्ट पॉइंट पे, अब ये इंटरनल फोर्स या नॉर्मली रखा हुआ है, एक्सप्लोड कर जाए तो सेंटर ऑफ मास वही है, वहीं ही रहेगा। एक्सप्लोड कर जाए तो सर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, किस पे, बैठे लोगों के कारण, किस में, वही जो वेलकम वाला थे, हाँ हाँ, तो उसमें एमजी का एक्सटर्नल फोर्स हो रहा है ऐसे। नहीं एमजी नहीं, वो पूरे सिस्टम को बाहर से कोई धक्का देने की बात हो रही है, वो इंटरनल हो जाएंगे, वो सारे के सारे मासेस जो होंगे वो इंटरनल हो जाएंगे। वो पूरा सिस्टम है, सिस्टम के अंदर के मासेस हो जाएंगे, ठीक है, हाँ, सिस्टम के अंदर के मासेस हैं वो इंटरनल हो जाएंगे, हाँ, है ना। तो सेंटर ऑफ मास वो उनकी वजह से मूव कर रहा है, बैलेंस नहीं है इस वजह से। तो वेलोसिटी तो आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टिकल में वेलोसिटी नहीं आएगी, है ना। अब पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे, उनकी वजह से वेलोसिटी तो आएगी, लेकिन जो वेलोसिटी रहेगी, अगर स्ट्रेट लाइन में तुम्हारा मोशन कर रहा है तो वो कांस्टेंट रहेगी। आया, आगे बढ़ जाएं। एक और पॉइंट है अपना, वो है मैन बोर्ड प्रॉब्लम। मैन बोर्ड प्रॉब्लम कभी तुम लोगों ने देखा है, जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल है, एग्जांपल देखेगा, चल देख ले। सपोज कि मैं यहां पर एक जगह पर खड़ा हुआ हूं, कहां पर, जगह पर, वो जगह का नाम क्या है, चेयर, चैया। कभी नैनीताल गए हो तुम लोग, कोई नहीं गए हो, कितने लोग गए हैं, 1 2, अरे तुम तो गधे हो, 1 2 3 4 5 6 7, सब लोग गए हो नैनीताल। बरेली होके गए थे, बरेली के बाद क्या पड़ा था, हमारा घर पड़ा था, है क्या नहीं।
चलो तो मैं बताऊं, नदी में जब हम लोग, नाव होती है हमारे पास, नाव है, नाव के अंदर हम बैठे, नाव एकदम किनारे पे खड़ी हुई है, मान लो यहाँ पर ही किनारा है या बीच में कहीं खड़ी हुई है, मान लो बीच में है 10 मीटर की नाव है, 10 मीटर की, और उसका ये वाला जो एंड है इधर से किनारा जो है वो मान लो 100 मीटर दूर है, यहां से नदी का जो किनारा है वो 100 मीटर दूर है, और नाव कितने की है, 10 मीटर की। अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट करूं, ऐसे करके चला, ऐसे करके चला, ऐसे करके चला, ऐसे चला, चला चला चला, कितना चल लिया, मैं कितना चला, 10 मीटर। बताओ अब मैं किनारे से कितना दूर हूं, कितना दूर हूं, सोच लो, 110 नहीं हूं ना, ना वो कैलकुलेट करेंगे कि कितना दूर हूं। मुद्दा ये है कि पहले मैं जब इस कॉर्नर पे खड़ा हुआ था तो मैं 100 मीटर दूर था, किससे, किनारे से, और 10 मीटर की मेरी नाव थी, मैं यहां से चल दिया 10 मीटर यहां की तरफ चल दिया इधर। तो लॉजिकली अगर तुम बुद्धि फिजिक्स के स्टूडेंट नहीं होते तो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई 100 मीटर दूर वो है और 10 मीटर ये चल लिए, 110 हो गए। लेकिन अपन कैसे स्टूडेंट है, फिजिक्स के, हाँ चैया, हर बार तो गलत जवाब देते। जब हम यहाँ पर चल रहे हैं ऐसे करके, तो हम पीछे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, तो ये नाव भी हमारी कुछ पीछे की तरफ जाती है ना। तो थोड़ा मोड़ा जो भी 1 या 2 मीटर जो भी ये पीछे की तरफ शिफ्ट हुई, तो जो मैं 10 मीटर चला तो वो एग्जैक्ट 10 मीटर की दूरी नहीं हुई, वो 8 या 7 या 9 ऐसे रही होगी। अरे हाँ या ना, तो वही चीज देखनी है कि कितना ये मूव करेगा। गेटिंग इट और नॉट, पक्की बात है। चलो, इस टॉपिक का नाम क्या है, मैन बोट प्रॉब्लम। इसे मिटाऊं, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला डिजाइन किया है मैंने यार, छोटा सा फॉर्मूला डिजाइन किया है, क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं कह रहा कि इसको नोट ही कर लो, है ना, बस लॉजिक मत लगाओ, नोट कर लो। ऑल्दो हम लोग निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, एक बंदा यहां पर खड़ा हुआ है, जूम इन जूम इन जूम इन, एक बंदा यहां खड़ा हुआ है और इसका जो किनारा है वो कहीं यहां पर है, सपोज x दूरी, हाँ, नाव की जो लंबाई है वो है a, ऐसे। अब नाव जो है इसका जो मास है वो है मास ऑफ बोट, इसका जो मास है वो है मास ऑफ मैन, हाँ या ना। तो यहां पर जो फॉर्मूला, जैसे यहां से ऐसे करके ये आगे की तरफ गया स्टेप बढ़ा के, तो नाव क्या करेगी, ऐसा बनाएगी कि इस पे एक्सटर्नल फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास वहीं के वहीं रहे, तो पीछे जाएगी। बैलेंस करने के लिए, खुद आगे चलेगा तो बैलेंस करने के लिए वहीं तो, हाँ तो बैलेंस करेगी ना। अभी सेंटर ऑफ मास कहीं है, यहाँ पर है, तो यहीं तो रहना है। अगर तुम आगे चले जाओगे तो सेंटर ऑफ मास भी तो आगे चला जाएगा, तो उसे बैलेंस करने के लिए क्या होगा, पूरा सिस्टम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाएगा। नहीं आया, नहीं आया। अरे मैं जैसे यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, ठीक, और पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, मैं भारी हूँ, बोट भी है, बोट और मेरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है। अब अगर मैं यहाँ पर चला जाऊँ, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाना चाहिए, इधर की तरफ हो जाना चाहिए, तो वो चेंज क्यों करेगा, एक्सटर्नल तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, तो वो क्या करेगा, पूरे सिस्टम को ही थोड़ा सा पीछे ले आएगा। तो हुआ तो यही था, सेंटर ऑफ मास क्या था, यहाँ आना चाहिए था मेरे मास की वजह से, लेकिन वो पूरे सिस्टम को उठा के यहाँ ले आया ताकि उसी लोकेशन पे आ जाए। नहीं आ रहा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, लेकिन सर नाव तो शिफ्ट नहीं होगा। नाव ही तो शिफ्ट होगा, सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होने की वजह से, ताकि उसको बैलेंस कंडीशन पे ले आए, जहां था वहीं ले आए, वो साथ साथ वहीं पर ही पीछे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। नहीं आ रहा, बाउन सर क्लास के बाद मिल, तेरे को पूरा समझा दूंगा ना। बंदा जब ये आगे की तरफ बढ़ेगा तो नाव कहाँ की तरफ जाती है जनरली, ये तो फील भी किया है तुमने, नहीं किया, तो यहां पर फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस मूव्ड बाय बंदा x और मास ऑफ बंदा
m1 x1, ये तुम्हें फॉर्मूला याद है ना, x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 प्लस, ये टर्म हमारा मूव ही नहीं कर रहा है, ये कितना है d, जो dx कराया था मैंने, dx इज इक्वल टू m dx1 प्लस m dx2 कराया था ना, ये अपना मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कराना है, इसको वहीं पर ही लगवाना है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कैसा है, जीरो। तो जो ये टर्म जीरो हुआ तो ये पूरा टर्म कैसा हो जाएगा, तो बेसिकली तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, m1 x1 m2 नहीं आ रहा, तो मास ऑफ मैन इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय m1 x1 शुड बी इक्वल टू मास ऑफ ना बोट प्लस मैन इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय बोट प्लस मैन। एक्चुअली में जब बोट पीछे जा रही है तो वो अकेली बोट पीछे नहीं जा रही भाई, तुमको भी लेके जा रही है, तो यहां पर मास जो कंसीडर होगा वो भी तुम्हारा और नाव का, और जो डिस्टेंस मूव करोगे वो भी तुम और नाव दोनों मिला के होगा। तो बेसिक सा फॉर्मूला है, क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये फॉर्मूला रहेगा। मैं तुम्हें चाहो तो क्वेश्चन भी यहां पर डिजाइन कर सकते हैं अपना लोग, करे इसको किससे, हाँ वो करा दूंगा ना, चाहिए अभी रुक ना, करा दूंगा। बहुत सारे मॉड्यूल में ऐसा क्या नहीं है, फॉर्मूले नहीं होंगे, मॉड्यूल इस बार कुछ दूसरे लेवल से डिज़ाइन किए, पिछली बार जो डिज़ाइन किए थे उसमें मैंने बनाया था, पिछली बार तो मैंने खुद ही लिखा था ना सारा मॉड्यूल, तो पिछली बार मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया था। हो भी सकता है, दिखाओ, इस बार मॉड्यूल दूसरे लेवल से डिज़ाइन किया है ना। नहीं, शायद नहीं दिख, एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, कंसेप्ट है। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो। सुना है ये, कौन से मूवी का, रंग दे बसंती, रंग दे बसंती, हाँ गुलाल का है, रंग दे बसंती का है, आमिर खान वाली रंग दे बसंती थी उसका है शायद, मेरे ख्याल से, मुझे भी कंफर्म नहीं है, हो सके है। आरंभ है प्रचंड भूल मस्तकों के झुंड, आज चंद्र की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान आके जान काहू मान, आज उस धनुष के बाण पे उतार दो। ये मैंने सुना था सबसे पहले 2013 में, 2013 यानी कि आज से 9 साल पहले सुना था। अरे क्लियर वाह, क्लियर वाह, सेंटर ऑफ मास अपना खत्म हो चुका है। और सुनो तो, अभी इस पे क्वेश्चन भी तो करना है, सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा था, कोलिजन करेंगे लेकिन इसकी न्यूमेरिकल तो तुम लोग छू भी नहीं रहे हो, छू रहे हो गया पूरा मॉड्यूल कंप्लीट, हाँ वो तो मैं करा ही दूंगा। अब अगला टॉपिक वही है, लीनियर मोमेंटम। ऑल द लीनियर मोमेंटम इज पी इज इक्वल्स टू एम वी आर, पी इज इक्वल्स टू, अरे क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2km, क्या हम लोग ये पढ़ चुके हैं K इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई 2m, तो बस हो गया लीनियर मोमेंटम। फिर से 80 नंबर बोले थे, हम बोलते बहुत है। रुक पहले इस पे क्वेश्चन देख ले, उसके बाद करा दूंगा। सुनो सुनो सुनो, ये एक बोट है हमारे पास 80 kg की, और इसमें एक बंदा बैठा हुआ है मुजम्मिल 40 kg का, ठीक।
और ये है अपनी मान लो 6 मीटर की बोट, किनारा यहां पर है, ये पानी में ऐसे करके रुकी हुई है, समझ रहे हो। किनारा जो है भाई साहब से वो है 100 मीटर दूर। खुश खुश, 100 मीटर ही ले लिया मैंने। अब मुजम्मिल भाई को थोड़ा सा मजा आने लगा, बोले कि हम यहां से चल के यहां तक जाएंगे। कितना मीटर चलेंगे मुजम्मिल भाई? 6 मीटर। तो बेसिकली जो दो क्वेश्चन यहां पर है, बोट पीछे कितना जाएगी, पहला क्वेश्चन क्या हुआ, नाव पीछे कितना जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहां पर जो खड़ा हुआ, यहां इनका सैफी नवाज है, वो इनको देख रहा है, तो कह रहा है अभी तो तुम 100 मीटर दूर हो, जब ये यहां पर चले जाएंगे तो अभी सैफी नवाज से कितना दूर होंगे। दो क्वेश्चन समझ में आ गए, निकाल पाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कभी जो बादल बरस मैं देखूं तुझे आंखें भर के, तू लगे मुझ पहली बारिश की दुआ। कौन सा यार, ये मैंने कब कहा था, कल बताने के लिए, ऐसा कुछ है। -4 किसका आंसर आ गया? x बराबर -4। माइनस का मतलब क्या है, पीछे जा रही है, दिख रहा ना, ये तो समझ में आ गया। तो पहले कितना दूर था वो 100, अब ये x क्या आया है, x -4 आया, कंफर्म पक्का -4 आया है। m1 डिस्टेंस, ये पहले तो मास देखो, बंदे का कितना मास है 40, और चल कितना रहा बंदा 6, तो 6 4 जा 240 हो गया। यहां शुड बी इक्वल टू मास ऑफ बंदा प्लस 120 इंटू एक्स, वोट मैंने कहा पीछे जा रही है x, तो 240 अपॉन 120, x बराबर कितना आया 2 मीटर, इसका 4 आ रहा। माइनस कहां से आ गया गधा? क्या 212? वाह, ये आया नहीं आया? सर अब ये सर किए कि सर जब 6 मीटर ये आगे चलेंगे, अब ये माने कि x ये पीछे चलेंगे, तो पूरा सिस्टम पीछे चलेगा। पूरे सिस्टम हाँ। x + 6 हम किए सर। ना ना, तुम तो ऐसे, बंदा जो है ये मुजम्मिल, ए कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। मुजम्मिल जो खड़ा हुआ है, आयशे भीगा भीगा है समा, क्या नाम था उसका? आयशा ही नाम था ना, इसीलिए तुमसे कहा है मैंने। सुनो, जब ये मुजम्मिल यहां से चल के ऐसे इधर जा रहा है, तो ये मुजम्मिल कितना चल रहा है 6 चल रहा है। सिस्टम पीछे की तरफ गया कितना x, तो मुजम्मिल ने कितना चला है 40 इंटू 6, मास ऑफ मुजम्मिल डिस्टेंस मूव्ड बाय शुड बी इक्वल टू मास ऑफ, दोनों मिलके ये पीछे जा रहे हैं, तो ये कितना हो गया 40 + 80 120, और ये दोनों पीछे जा रहे हैं x, इससे जब इसको काटा तो ये कितना आया, तो x बराबर कितना पीछे गए, ये x बराबर कितना पीछे गए 2 मीटर, यानी कि ये जो पूरी बोट थी ये कितना पीछे आ गई 2 मीटर। अरे हाँ या ना? अब मुजम्मिल इनसे कितना दूर है, नॉर्मली ये 100 और ये 6, 106 होना चाहिए था, लेकिन बोट खुद में कितनी पीछे आ गई। तो ये बताओ जरा, सैफी नवाज से जो यहां से खड़े होकर इनको देख रहे हैं कितना दूर होंगे, 104 आंसर हो जाएगा। गेटिंग इट और नॉट? नहीं आया समझ? पक्की बात है, अरे मोटी बुद्धि। चलो
एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों की दोनों निपटा दोगे? सेक्शन ए सेक्शन बी, सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा भाई? मोमेंटम कंजर्वेशन में पढ़ा चुका हूं तुमको। क्या मोमेंटम कंजर्वेशन और इंपल्स हम लोग करा नहीं चुके हैं? भाई सुन तो ले, अभी क्लास है बाबू बाबू। अच्छा क्या चीज? हाँ रिपीट करा दे रहा हूँ, रुक अभी तेरा क्वेश्चन करा दूंगा मैं। ये पार्ट मिटा दूं? सुनते हो? ध्यान से सुनो, ध्यान से। मोमेंटम P ये होता क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर कितना मोशन है। बॉडी है मतलब मास है, मास है ना, और मास अगर रेस्ट पे है तो मोमेंटम है। यानी कि मास का कंपलसरी क्या है? मोशन में होना। अरे हाँ, तो ये पूरी चीज जो सिस्टम बन रही है इसे बोलेंगे हम मोमेंटम। अरे हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला है वो है एम वी, या कभी कभी तुम लोग लिखते हो एम डेल्टा वी, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम बराबर ये लिख देते। यूनिट वाइज अगर बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन वाइज बात करें तो मोमेंटम की जो डायमेंशन होती है वो इंपल्स जैसी होती है। इंपल्स क्या है? बड़ा सा फोर्स, व्हेन अ वेरी हैवी फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि आई बराबर बड़ा सा फोर्स छोटा सा टाइम। क्या ये समझ आ गया? यूनिट वाइज यही, डायमेंशन वाइज यही, और दोनों के दोनों कैसी क्वांटिटी हैं? वेक्टर। क्या ये बात हमें पता थी? मोमेंटम के लिए एक फॉर्मूला हम लोग ने दिया था, P इज इक्वल टू, चाहो तो ऐसे लिख लेना, इसका स्क्वायर कर दे पूरी इक्वेशन का, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अगर मैं डिवाइड करूं दोनों जगह 2 से तो चलेगा। इसको ऐसे लिख सकता हूं, m इंटू एम, स्क्वायर था ना, v स्क्वायर बाय 2, ये क्या है? p स्क्वायर बाय 2। तो यहां से अगर चाहो तो p स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो 2m k काइनेटिक एनर्जी, या p बराबर √2m। पहली बात तो ये हो गई। एक फॉर्मूला ये याद रखना है। हालांकि हम लोग कहां से करते आ रहे हैं इसे? मॉडर्न से करते आ रहे हैं। मॉडर्न में हम लोगों ने करा था, उसके बाद अभी एनएलएम में भी हम लोगों ने करा था, और कई जगहों पे इसका यूज आ रहा है। इसी से ही अगर मैं देखूं तो ये तो k है, ये m नीचे चला जाएगा तो k का फॉर्मूला आएगा p स्क्वायर बाय 2m। क्लियर है? पक्की बात, सोच लो। इसे बिठाऊं, सोच के बताओ जरा यात्री गड़बड़। भीगा भीगा है सम, मुझे याद करके बताओ व्हाट इज दिस? न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या है ये? न्यूटन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1 है लगा दें तो इक्वल टू हो जाएगा। बात क्लियर है? सोचो जरा कि अगर ये 0 हो जाए, कौन 0 हो जाए? कौन सा फोर्स था ये? एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो जाए? 0। यानी कि dp बाय dt इज इक्वल टू, तो p कैसा होना चाहिए? कांस्टेंट। यानी कि p इनिशियल इक्वल टू p, यानी कि m इनिशियल, सॉरी mv इनिशियल इज इक्वल टू mv फाइनल। ये बात समझ आ रही है? सोच के बताओ जरा कि इन सारी बातों से हम एनालाइज क्या क्या कर सकते हैं। ध्यान से, अगर बोलो यार, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मोमेंटम कैसा हो जाएगा? यानी कि mv इनिशियल इक्वल टू mv। यही तो कंजर्वेशन है। नहीं आ रहा? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारा कहता है कि इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी, इफ द एक्सटर्नल फोर्स ऑन अ बॉडी इज 0, देन मोमेंटम बिकम्स
कांस्टेंट, या मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। ठीक, अगर मैं इसी कोई एंगुलर में लेकर चले जाऊं, सोचो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर दूं, तो एंगुलर में जो फोर्स हो जाता है वो एंगुलर फोर्स हो जाता है, और एंगुलर फोर्स को हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ फोर्स, अब मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं टॉर्क। अरे हाँ या ना? तो तुम कहोगे कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क ऑन अ बॉडी 0 हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम कैसा हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। बात क्लियर? नहीं समझ आ रही है? इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, कराए थे इस टाइप के क्वेश्चन। इस वाली तीसरी सेक्शन सी में तुम्हारे यही क्वेश्चन है। इंपल्स भी तुम्हारा हो जाएगा, यानी कि आप सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, चारों के चारों सेक्शन आज ही आज में चाहिए मेरे को। कल का क्लास जो है वो कोलिजन है, कल कोलिजन खत्म कर देंगे अपना। क्या ये समझ में आ गया? तो आज इतना ही रखते हैं, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।